स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सुबह सुबह सिद्धिविनायक के दर पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बप्पा का आशीर्वाद लेने सुबह सुबह मंदिर पहुंचे और देखिए किस तरह से पूजा पाठ उन्होंने की, सिर झुकाया। मन में यही चल रहा होगा कि बस किसी तरह चुनाव में उतरा हूं, जीत भी जाऊं, अच्छे अंतर से भी जीत जाऊं और जनता का प्यार भी मिल जाए। मातोश्री से केवल फरमान जारी होते थे और लोग जीतकर वहां पहुंचते थे। पहली बार ये होगा कि उनका अपना सदस्य जीतकर, अगर जीत जाते हैं, मतदाताओं का प्यार मिलता है और जैसा आप विश्लेषण कर रही थी कि बप्पा का आशीर्वाद जिन्हें मिल जाता है वो जीत जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ठाकरे परिवार के बंगले के सामने लिखा जाएगा विधायक, जिसे मराठी में आमदार कहते हैं, आमदार आदित्य ठाकरे। और मंत्रोच्चार इस वक्त सुन रहे हैं आप, मंदिर के अंदर हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी दिखाई दे रही है। एक पुलिसकर्मी आपको इन तस्वीरों में खड़ा दिखाई दे जाएगा। और आदित्य ठाकरे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सुबह का वक्त, और ऐसे में बप्पा के दर पर पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। हाथ जोड़ करके एक याचक की तरह खड़े हैं बप्पा के सामने और सिर झुकाए हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। सुप्रिया सुले की तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं। देखिए सुबह सुबह ही तमाम जो बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए और इस तरह से एक संदेश देते हुए भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं की बातें भी हमने आपको सुनाई कि वोट डालने के बाद किस तरह से वो जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए, किस तरह से दम भरते हुए दिखाई दिए जीत के लिए। और अब सुप्रिया सुले को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मनीष जी, इन तस्वीरों के ऊपर क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, अपने भाई के लिए पहुंची हैं वो। और इसके साथ साथ जैसा राज भाई ब्रेक के पहले जिक्र कर रहे थे शालिनी, कि तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कांग्रेस की आप अगर हालत देखें तो एक तरफ मोदी ने महाराष्ट्र में जहां 9 सभाएं और हरियाणा में 7 सभाओं को संबोधित किया, वहीं राहुल ने दोनों राज्यों में मिलाकर 7 सभाएं की। 80 साल के शरद पवार ने 60 सभाएं की। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 50 सभाएं की। अब आप सोचिए कि एक समय महाराष्ट्र की राजनीति त्याच्यामुळे उत्सवात सगळ्या साजरा करावा। एकंदरीतच सगळीकडे असं म्हणण्यात आलं की कुठे सुद्धा दिसत नाहीये, निवडणूक होतीये, फक्त तेच दिसत आहेत, विरोधक दिसत नाही, असं कुठेतरी आरोप विरोधकांना होतो। मला असं वाटतं आज मतदान आहे, महाराष्ट्रामध्ये या सगळ्या विषयावर खूप काय सांगाल? एकंदरीतच आघाडीचं सरकार 100% येणार। मैं हिंदी में जानना चाहेंगे, क्या उत्साह लग रहा है बारामती का? काय सांगणार आहे? काय बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही सगळेच मतदानाचा हा जो अधिकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाने आपल्याला दिलेला आहे, तो उत्सव आहे। मनीष जी, कुछ समझाइए जरा, क्या कह रही थी? ये मराठी में कह रही थी कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान के जरिए जो हमें अधिकार दिया है अपने मताधिकार के प्रयोग का, वो मैंने किया। और उन्हें लगता है कि वो आश्वस्त हैं अपने भाई की जीत के लिए कि अजीत पवार जीत कर आएंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से एनसीपी संकट में है, उनके तंत्र पर जो देवेंद्र फडणवीस ने जो निशाना साधा है, चाहे वो डेयरी हो, शुगर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, उसको लेकर बहुत ज्यादा खासी परेशानी विपक्ष में है वहां पर। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि एक समय था जब कांग्रेस सबसे बड़ा दल होता था, आज खुद को प्रासंगिक बने रहने का संघर्ष कांग्रेस के भीतर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष, महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा, इन बीजेपी सरकार की नाकामियों से जनता से कनेक्ट नहीं कर पाया। और यही वजह है कि अगर हरियाणा में टूट और फूट का असर दिखेगा तो कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो भीतरघात रहा, प्लस इधर से उधर नेता जो आते जाते रहे, बीजेपी ने जो सेंध लगाई, मुझे ऐसा लगता है ये बीजेपी के जी। और ये जो आपने नंबर्स बताए कि राहुल गांधी की इतनी रैलियां, मोदी की इतनी रैलियां, इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से सुंदर सोलंकी जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख भी कर लेते हैं। सुंदर, किस तरह की तस्वीरें सुंदर वहां पर दिखाई दे रही है, वो भी जरा हमें बताएं। कितने लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है क्या? लाइन कतार दिख रही है? निश्चित रूप से हरियाणा के लिए बड़ा दिन है। अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं पूरा हरियाणा प्रदेश, और आपको दिखाएं उत्साह की तस्वीर देखिए। 95 वर्ष इनकी आयु है और बड़ा जोश है। सुबह ही वोट करने आ गई हैं। कैसा लगा वोट करके आपको? अच्छा लगा, बताओ। अच्छा लगा।
अच्छा लगा। आपसे जानना चाहेंगे अगर फरीदाबाद की बात करें, किस तरह के मुद्दे हैं, किन चीजों पर लोग वोट डाल सकते हैं, खासकर आपकी बात करें? देखिए, फरीदाबाद में डेवलपमेंट की तो आवश्यकता है, सफाई की आवश्यकता है, लोगों के रोजगार की आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते एक बड़ा यूनिट, एक मदर यूनिट आना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार और मिले। ये बड़ी चीज है और फरीदाबाद की डिमांड भी रही है। अगर माना जाए, फरीदाबाद एक ऐसा शहर रहा जो पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी एक बड़ा नाम हुआ करता था। तो ये जो यहाँ के लोगों की खासकर डिमांड की बात करें तो ये बड़ी चीज है। रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा होता है हरियाणा में, और मदर यूनिट की, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद की एक पहचान हुआ करती थी पूरे देश में कि इंडस्ट्री उद्योग नगरी के तौर पर जाना जाता था, वो धीरे धीरे कम हो गई, गुड़गांव का ज्यादा नाम हो गया। तो यहाँ के लोगों की यही डिमांड रही कि गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद में भी चाहे मदर यूनिट्स की बात हो, एमएनसीज की बात हो और कई सारे इंडस्ट्री आए ताकि रोजगार यहाँ के युवाओं को मिल सके। और ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है, रोजगार का मुद्दा। जब हम जमीनी स्तर पर लोगों से बात की इंडिया न्यूज ने, तो तमाम हरियाणा में इस तरह की बात ये निकल कर आई कि सरकार भले ये दावे करते रही, मनोहर सरकार की बगैर खर्ची पर्ची के उन्होंने नौकरी दी है, 80,000 नौकरियों का दावा किया गया सरकारी नौकरियों का, लेकिन सवाल ये था कि केवल सरकारी नौकरी भर देने से पूरे युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो विपक्ष लगातार इसे मुद्दा भी बनाता रहा कि कोई इंडस्ट्री के लेवल पर, कोई इन्वेस्टमेंट के लेवल पर इस तरह के काम नहीं हुए। सरकार भले ही ये दावा करती रही कि बहुत सारे रोजगार के अवसर उन्होंने पैदा किए हैं, लेकिन जमीन पर नहीं रहा है। विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बनाया। इसके अलावा बड़ी बात जो यहाँ के मुद्दे की बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुंदर, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस वक्त कुलदीप बिश्नोई क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। करने नहीं आया, उसका क्या कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, आदमपुर हल्के का हक मतदाता बहुत बड़ा नेता है। हर मतदाता चौधरी भजनलाल है और वो बहुत बढ़िया ढंग से काम उन्होंने यहाँ इलेक्शन में किया है। आप भी प्रदेश सत्र के नेता है, लेकिन आदमपुर में उलझे रहे, उसका कुछ नहीं उलझा नहीं रहा, अपने पन में था। मैं सब जगह गया हूँ, 6 विधानसभा क्षेत्रों कवर करके आया हूँ हरियाणा के अंदर। चौधरी भजनलाल हर यहाँ का जो मतदाता है वो है, और समझ ये भी रहे कि जरूर इनको प्यार मिलेगा। रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा इस वक्त जुड़ी है मेरे साथ। प्रीति, कहां पर आप खड़ी हैं और जरा तस्वीरें हम तक पहुंचाइए, किस तरह का वहां पर लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है और किस तरह की हलचल है? इस वक्त मैं बांद्रा के कलानगर इलाके में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है वोट डालने आएंगे। रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री जो है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और मैं सुबह से ही जो है अब तक कई सारे जो है पोलिंग बूथ में जा चुकी हूँ और वहां पर भी जो हमने देखा कि लोगों में काफी उत्साह है। मुंबई में जो है रिमझिम बारिश जो है सुबह से हो रही है, उसके बावजूद भी जो है लोग आज अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ठीक है, मनीष जी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? वक्त कम है हमारे पास। मतदान केंद्रों में भीड़ की बात तो आप कर रही हैं, पीएमसी बैंक को लेकर लोगों की कतार के बारे में क्या कहना है? देखिए, पीएमसी बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर है उन्होंने पहले भी कह दिया था कि वो जो है इस बार वोट नहीं डालेंगे, उन्होंने इसका विरोध किया है। लेकिन इसके बावजूद कल जिस तरीके से जो है जो भारत सरकार के द्वारा जो है वो आतंकी हमला जो है किया गया था, वहां पर जो आतंकी कैंप जो पीओके में थे उनको नष्ट किया गया है, उसके बाद जो है लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। हमने कई लोगों से बात की तो उनका कहना था कि दिवाली के पहले ही जो है सरकार ने उनको बोनस दे दिया है। इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है पूरे महाराष्ट्र से मिल रही है। ठीक है प्रीति, मतलब बोनस के जो मायने हैं मनीष जी वो अब बदल चुके हैं, चुनावों में कम से कम ये चीज समझ में आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रीति तमाम जानकारी के लिए। हम लोगों की जो भी दिक्कतें हैं उनको हम हल करेंगे, उनका मान सम्मान हम जो जिस उम्मीद से वो हमारी बहन को विजेता बनाएंगे हम उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, यही दाव पेच है। थैंक यू। बारामती से सांसद सुप्रिया सूले हमारे साथ इस समय बातचीत करने को मौजूद है। मैम, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दिस टाइम? Let's roll it quickly, because I have to go. We are very confident, but we are never overconfident. You'll see our alliance will have a very good performance. This time around, BJP has given ticket to keep caste combination in mind. How challenging it is for NCP?
I don't look at it because we don't play caste politics. Our politics is only about development. So our focus is always development. There are charges which has come from BJP side on Pawar family of corruption. Even Ajit Pawar was named in the ED investigation. How do you respond to it? I don't respond to it at all because this is all political vendetta. What do you have to say to voters? I mean, like, will I you just come appeal early to every voter. No, we always vote early, and I appeal to every voter to come out and vote. And what about the EVMs? Because we've heard many supporters of We NCP just raising keep our questions. fingers crossed that it's a fair and a transparent election. Thank you so much, ma'am. So that was the Supriya Sule talking to NewsX with camera person Ganesh, Arun Dhanta for NewsX in Baramati. Let's try and have word with them. So you have casted your vote for what? Is it for national issues or local issues? What is it? Well, this is a state election, so it is more for local issues. What we face as citizens and residents of the Maharashtra state in terms of day-to-day life, in terms of our environment, in terms of the growth of the state. Well, when you talk about growth, what is it that is hindering somewhere the growth with respect to every sector, with respect to economy as well and industry? Well, I don't think Maharashtra by itself has any disadvantage compared to any other state, and what Maharashtra is right now suffering from is the same thing that the country is suffering from, that is the overall slowdown in the economic front, which is leading to very less investment, less industrial output. Less industrial output also means obviously less tax revenue, SGST, and therefore Maharashtra state will have to perhaps work even harder than what they've successfully done in the past, and that's what I hope that the incoming government will do. In fact, carry forward what the current government has done. और देखिए पैनल तो हमारे साथ पूरा जुड़ा हुआ है ही। इस बीच आपका मैं परिचय करा दूं, हमारे डिजिटल चैनल इन खबर के एडिटर इन चीफ विद्या शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या जी, आपके साथ ही मैं यहाँ पर शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि अब तमाम जो हमारे पास लोगों के वक्तव्य नेताओं के आ रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है, हालांकि विकास की वो बात जरूर कर रही है। अब सुप्रिया सुले की जैसे आपने बात सुनी, उनका कहना है हम सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, पाकिस्तान जनता के लिए मुद्दा है, विपक्ष के लिए नहीं है। 370 जनता के लिए मुद्दा है, विपक्ष के लिए नहीं है। इसके अलावा सावरकर जनता के लिए मुद्दा है, विपक्ष के लिए नहीं है। तो क्या ये माने कि जो मुद्दा विपक्ष ने चुना है वो जनता तक वो समझा नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है, उनके दिमाग में, उनके दिल में घुस नहीं पा रही है? देखिए, चुनाव दो चीजों पे लड़ी जाती है। एक तो मोराल, कोई भी जंग जीतने के लिए मोराल बहुत हाई होना जरूरी है, और दूसरा यदि बात करते हैं विकास की तो विकास को भी काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे दौर में जब मंदी दस्तक दे रही है, जो सत्ताधारी दल है उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो उन मुद्दों को उठाए जो मुद्दे लोगों को अच्छे लगे। तो क्या हो सकता है इसमें? तो राष्ट्रवाद सबसे अहम मुद्दा है, सावरकर उसको सूट करते हैं, तो इसलिए बीजेपी उसको उठा रही है और विपक्ष इस मामले में मात खा जा रहा है। इन्हें विपक्ष लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा नहीं पा रहा है। मेहनत जरूर कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से वो मैसेज नहीं दे पाए। दूसरी दिक्कत जो आ रही है कांग्रेस के साथ, वो इतनी ज्यादा भगदड़ है, इतने ज्यादा मतभेद है। जब घर में अभाव होता है ना तो मतभेद और झगड़े ज्यादा होते हैं। हरियाणा का देख लीजिए किस तरीके से लास्ट में टूट फूट हुआ, भगदड़ मची, वही वहां पे हुआ, मतभेद एकदम सामने साफ दिख रहा है। तो दोनों जगह पे, कहना तो नहीं चाहिए आज मतदान है, दोनों जगह पे जो है ना बीजेपी अपने मकसद में साफ साफ कामयाब होती हुई सी दिख रही है। उसे ये लगा कि जो मंदी थोड़ा बहुत डेंट कर सकता है उसका उसने भरपाई कर लिया, जो एक्शन अभी हुआ है, और वो मैसेज उसने दे लिया। ठीक है, रोहतक का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र इस वक्त रोहतक से जुड़ रहे हैं। क्या तस्वीरें रोहतक से निकल करके सामने आ रही है? देवेंद्र, थोड़ा बताएं जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है और अभी कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं मतदान केंद्रों तक? ठीक है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते बात नहीं हो पा रही है, दोबारा हम जरूर रुख करेंगे। लेकिन चर्चा जिस तरह से मुद्दों के ऊपर हो रही है, यहाँ पर अमनप्रीत जी, सवाल मेरा आपसे है। 2011 आप याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के ऊपर एक विवादित बयान दे दिया था और उसके बाद ऐसा लग रहा था पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसे आग सी लग गई हो। उसके बाद तमाम नेताओं को सामने आना पड़ा, ये बताना पड़ा कि भाई हम देशभक्त हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए, जनता के सामने स्पष्टीकरण देना पड़ा। अब वीर सावरकर का विरोध करके, भले ही महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन जैसे दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, दिल्ली में जो कांग्रेसी नेता है वो कह रहे हैं वीर सावरकर कोई मुद्दा नहीं है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया।
वीर सावरकर मुद्दा जो है वो चुनाव के टाइम पे उठाने जाने वाला मुद्दा नहीं है। ये बात तो है, ये आगे पीछे भी करी जा सकती है, पर इस टाइम जो है जैसे कि बॉम्बे जो है वो एक किस्म की इंडिया की जो है औद्योगिक किंगडम बोला जा सकता है उसको। तो वहां पे इतने उद्योग ठप हो रहे हैं, वहां पे इतने लोग, इतने किसान जो है भुखमरी से मर रहे हैं, कर्जे के बोझ से मर रहे हैं। वहां पे जहां आप इतने विकास की बात कर रहे हो, विकास हो रहा है, उसमें ही एक खबर मंडा और गढ़ी चिरौली जैसे ऐसे गांव हैं जहां पे जो हालात 40 साल पहले थे आज भी वहीं पे हैं। वो वहां पे आदिवासी लोग हैं, उनको चलने पड़ता, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। अमनप्रीत जी, आप समझ नहीं पाए मेरे सवाल को ठीक से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मुद्दे नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विकास के ऊपर आप चुनाव मत लड़िए। मेरा पूछना ये है कि जनता की नब्ज। मैम, आज आपने वोट किया, क्या बताना चाहेंगी कि कितना जरूरी है वोट करना? बहुत बहुत जरूरी है। अभी मेरी फ्लाइट है तो मैं खास आधा घंटा पहले निकली हूँ वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है हर एक को वोट देना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और देखिए कितना भी जरूरी काम हो, जैसे कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, बावजूद इसके उन्होंने इस तरीके से स्केड्यूल अपना निर्धारित किया कि वो वोट डाल सके। तो ये सबसे अहम। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।